पर एक मास्टर स्ट्रेटेजी होती है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी होती है कि थ्रू आउट द ईयर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तब जाके हम नीट 2027 में एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाएंगे। आपको कुछ नहीं पता, यू नेवर नो किसी की किस्मत क्या और कैसे लेकर जाए। अगर पेपर टफ आए, इजी आए या मॉडरेट आए, हम तीनों टाइप के पेपर को डील कैसे करें, एक उसके लिए सेफ स्कोर क्या क्रिएट करें, प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मूला, जैसे मान लो कोई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, उस फॉर्मूला पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल आते हैं, फॉर्मूला पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसको आइडेंटिफाई करिए। हेलो बच्चों, तो वेलकम टू केजीएस नीट। और आप सभी का क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे ही आप सभी लोग। तो अभी आप सभी को पता है कि रीनीट हो चुका है, 2026 का जो नीट का एग्जाम है वहां से हम लोगों की छुट्टी हो चुकी है। बट अब आती है नीट 2027, क्योंकि ये अब एग्जाम जो है वो सभी प्रकार के बच्चे देंगे। जिन्होंने 12th किया है वो बच्चा भी तैयारी कर रहा है, जो ड्रॉपर है वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जो 12th में है वो भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रेटेजी होती है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी होती है कि थ्रू आउट द ईयर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तब जाके हम नीट 2027 में एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाएंगे। अब अच्छे स्कोर की बात करें तो मैम कितना अच्छा स्कोर होना चाहिए, है ना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे 550 600 के लगभग स्कोर को अच्छा स्कोर मानते हैं, है ना, और बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि बस मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, दैट विल बी द सफिशिएंट। और बहुत सारे बच्चों का ये एम होता है कि मुझे एम्स चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। वैसे जो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ वो सभी स्ट्रेटेजी सभी प्रकार के बच्चों के लिए है ना, ऐसा कोई स्टूडेंट स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ जो आपका टॉप स्कोर करेगा उसी के लिए, यानी कि बिल्कुल सीधी सी बात है, हमें हर एक बच्चा एक बराबर है। हो सकता है जो बच्चा 550 टारगेट कर रहा है, हो सकता है वो इतनी स्ट्रेटेजी को अगर फुलफिल करके चल रहा है, सारी चीजें अच्छे से करके चल रहा है, तो वो भैया 650 प्लस लेकर चला जाए, है ना। आपको कुछ नहीं पता, यू नेवर नो किसी की किस्मत क्या और कैसे लेकर जाएगी। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको सारी चीजें यहां पर बताने वाली हूं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें पूरे साल चलना चाहिए, है ना, और कैसे बैलेंस करना चाहिए, और कितना क्या क्या गोल्डन टिप्स होने चाहिए जो मास्टर स्ट्रेटेजी में 4 चांद लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक गोल्डन स्ट्रेटेजी के साथ में, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी जो 2027 के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैं यहां पर मैंने एवरेज स्कोर लिया है, एवरेज नहीं कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वो स्कोर जहां पे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इस भारत के अंदर आपको मिल सकता है, दैट इज 650 प्लस, है ना। देखो सीधी सी बात है, मैंने ये स्कोर ही क्यों लिया मैम, आपने 500 या 550 प्लस क्यों नहीं लिया? आप सभी को पता है कि नीट के एग्जाम की हालत, है ना, कई बार हम लोगों को पेपर लीक हो गए तो रीनीट भी देना पड़ सकता है। तो हम लोग हर सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, हम हर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए तैयार है। अगर पेपर टफ आए, इजी आए या मॉडरेट, हम तीनों टाइप के पेपर को डील कैसे करें, एक उसके लिए सेफ स्कोर क्या क्रिएट करें, वो सेफ स्कोर आपका 650 प्लस होना चाहिए। जब आप 650 प्लस टारगेट करोगे बेटा तो आप 600 की लाइन में जा पाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट ही 550 प्लस कर रहे हो तो फिर आपकी जो लाइन बन जाएगी ना वो 450 500, और वहां पर कोई आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको अपनी रेंज को बढ़ाकर चलना पड़ेगा, तब जाके आप उसके क्लोज पहुंच पाओगे। कहते हैं ना कि एक बड़े एम, बड़ा सपना जब हम पूरा करने चलते हैं तो छोटे छोटे सपनों के ऊपर छोटी छोटी चीजों के लिए हम कदम बढ़ाते हैं ना, तो उस सपने तक नहीं लेकिन उस सपने के क्लोज जरूर पहुंच जाते हैं। तो वही सपना है कि अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 620 630 के लगभग अपना स्कोर करना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखो यहां पर इन स्ट्रेटेजी के 3 या 4 पिलर्स होते हैं। मैं आपको मान के चलूं तो 3 पिलर्स होते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स को यहां पर शेयर करती हूं कि आपके जो 3 पिलर है किसी भी तीनों सब्जेक्ट में लेकर चले जाओ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहला पिलर होगा, दूसरा प्रैक्टिस, एंड नंबर 3 इज टेस्ट बेटा। इन तीनों, अगर ये तीनों आपने एक भी मिस कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन खत्म है, ठप है बिल्कुल। अगर मैं आपको बात करूं कंसेप्ट क्लैरिटी कितना पार्ट प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में, कितना रोल प्ले करती है बेटा। देखो सीधी सी बात है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। आप फिजिक्स का टॉपिक नहीं लगा सकते, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको
तीनों सब्जेक्ट के अंदर ये चीज समझनी पड़ेगी, है ना। यहां पर आपके लिए ये करना कंसेप्ट आपके, चाहे बायोलॉजी, आपको लगता है बायोलॉजी तो यार मैम पढ़ने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट है, नहीं, बायोलॉजी के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिसर्च बायोलॉजी में भी होती है, रिसर्च है तो सीधी सी बात है कॉन्सेप्ट तो होंगे ना, है ना। ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ही कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि उस कॉन्सेप्ट को हमें सवाल में कैसे लगाना है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे आते हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं कंसेप्ट क्लैरिटी की बात करूं तो, और इसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर क्या चीजें फॉलो कर सकते हो। एक तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करिए, एनसीईआरटी के पैटर्न को, उसके क्वेश्चंस को, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको मगर मैं मान के चलूं तो थोड़ा सा अदर किताबों पे भी हमें जाना पड़ता है, लेकिन हाँ बायोलॉजी की बात करें तो कंप्लीटली आपको एनसीईआरटी पर डिपेंड होना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपको तीनों सब्जेक्ट पीसीबी तीनों के लिए आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी, आप मान के चलिए। दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बेटा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, अगर आप बोलोगे मैम अदर किताबें भी ढूंढ सकते हैं क्या, बेटा आपके लिए किताबें ढूंढना 1 साल में नामुमकिन काम है। किताबें आप लोगों के लिए तब बनी होती हैं जब आप 2 साल 3 साल से तैयारी का सोचे हुए होते हो कि मुझे नीट ही निकालना है, तो मैं 11th से या 10th क्लास से लग के काम करूं, तो आप उस टाइम आपके पास समय होता है तो आप किताबें ढूंढ पाते हो, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है। 1 साल में आपको 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस करना है, डेट्स बाय आपको एक ऐसे नोट्स चाहिए या फिर एक आपको ऐसे टीचर की गाइडेंस चाहिए, टीचर आपको समझा दे कि बेटा इस टॉपिक से ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस टॉपिक से सवाल अगर आएगा तो ये कॉन्सेप्ट में लगेगा। मतलब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एक सब्जेक्ट में चलने की आपको चाहिए, तो दैट इज योर प्रॉपर गाइडेंस। और प्रॉपर गाइडेंस का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको यहां पर किताबें देखनी है, आपको यहां पर टीचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। टीचर इज मस्ट, है ना, क्योंकि अगर आप टीचर के साथ नहीं जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, है ना। आपको नहीं पता किस किताब, अब देखो हर एक किताब में हर एक लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से गिवन होती है, इस किताब में कुछ और है, इस किताब में कुछ और है। अब टीचर तो भैया एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता होता है कि यहां पर इस टॉपिक से क्या क्या चीजें होंगी, इसीलिए उसको आइडिया होता है, वो आपको अलग तरीके से समझा देता है, सभी मल्टीपल किताबों का एक कॉन्सेप्ट बनाकर आपको क्लियर कर देता है। बट अगर आप खुद से करने लग जाओगे तो आपको डिफिकल्टीज फील होंगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं बेटा यहां पर, है ना, अब ये तो हो गई आपकी सारी कहानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। आपको 2 चीज, एक तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए, दूसरा प्रॉपर गाइडेंस, टीचर को आप फॉलो करिए, जो भी टीचर, और एक ही टीचर, सिंगल टीचर ऑल ओवर, मतलब पूरा साल आपको यही एक ही टीचर को फॉलो करना है। फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री में एक, बायोलॉजी में एक। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट की कहते हैं ना बैगन का भरता जैसे बनता है वैसे कॉन्सेप्ट का भरता बन जाएगा बेटा, कुछ समझ नहीं आएगा फिर तुमको, ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर अलग अलग तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करता है। अगले आ जाते हैं यहां पर नंबर 2 पिलर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन में कितना हेल्प करती है बेटा, प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प करेगी लगभग 30%, ओनली 30% आपका रोल प्ले करती है। 100% प्रिपरेशन कंप्लीट करनी तो 30% आपका ये पार्ट ले गया। प्रैक्टिस की बात करें तो मैम प्रैक्टिस कितना परसेंट रोल प्ले करता है बेटा, 30% अकेला प्रैक्टिस रोल प्ले करता है कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया और या कोई टॉपिक कंप्लीट किया, तो आप टॉपिक के साथ सेम डे पर कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो। जैसे मान लो आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, अभी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रही हूँ, तो मैंने बोला बच्चों को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपका मैंने 2-3 टॉपिक्स आपको करवा दिए बेटा, अब इससे रिलेटेड सवाल लगाओ। अब बच्चे क्या करते हैं, मैम पूरा चैप्टर हो जाएगा तब सवाल लेंगे, नहीं ये गलत है। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया गया है, उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल्स में दिए गए हैं, आपको चैप्टर में दिए गए हैं, तो बेटा जाके उन सवालों को लगाइए, हाथ क्या करिए, क्योंकि फिजिक्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप ये मान के चलिए ये पूरा खत्म हो जाएगा 30% जो आपने पढ़ा है ना। प्रैक्टिस इज मस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको सेम डे जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी दिन सेम डे आपको प्रैक्टिस करना है।
डेली प्रैक्टिस करनी है। सेम डे का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको सवाल लगाने ही लगाने हैं, नहीं लगाओगे तो दुखी हो जाओगे। और दूसरी चीज, प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मूला, जैसे मान लो कोई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, उस फॉर्मूला पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल आते हैं, फॉर्मूला पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसको आइडेंटिफाई करिए, है ना। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक तक का सवाल नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वर्क का सवाल पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा लेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको चार्ज निकलवा लेगा। तो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि इस टॉपिक से कितना टाइप का सवाल आता है, कैसा कैसा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ऐसी केमिस्ट्री में और ऐसी आपको बायोलॉजी में चलना है, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ रटना या सिर्फ ऐसा। अब इसे एक बच्चा आया आज मेरे पास, बोली कि मैम मैं क्वेश्चन तो बहुत लगा रही हूं, बट मैं मिक्स्ड, जब कोई थ्योरी वाला सवाल आया और उसमें मिक्स कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है ना, तो वहां में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम कैसे सवाल लगा रहे हो? उसने वो क्या कर रही है, वो लगातार लगाए जा रही। मैंने उसको बोला नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, आप पहले सेलेक्ट करिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए कितने सवाल, आपने 10 सवाल लगा लिए। फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वर्क निकालने के लिए आपने 10 सवाल लगा लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको कोई अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है। मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको, मान लो किसी चार्ज के अंदर या किसी कंडक्टर पर आपको इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है, तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से आपको इंडक्शन समझना है, तो चौथा आपका प्रोसेस आ गया। तो बेटा आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट को पहले अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जब आप उसको क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, देन यू कैन डू कि आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में कैसे लगा पाओगे, है ना। तो वो आपको टाइम लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप टॉपिक वाइज, जैसे टीचर ने आज अगर मैंने आज पढ़ाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया आज बच्चों को, तो मैंने उनको बोला कि आज इस टाइप के क्वेश्चन लगाइए। तो आपको एक क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तैयार हो गया कि आपने 10 क्वेश्चन इससे कर लिए, दैट इज डन, है ना। तो इससे क्या हो गया कि एक टाइप खत्म, दूसरा टाइप अगले दिन खत्म, तीसरा टाइप अगले दिन खत्म। देन फिर मैं लास्ट में आके जब मिक्स सवाल कराऊंगी तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने लगाया हुआ है कि यार ये कॉन्सेप्ट तो मैम ने पढ़ा दिया था, ऐसे ऐसे लगता है, चलो इसको ऐसे मल्टीपल टाइप में अप्लाई करके देखें, तो इससे आपका सवाल आसानी से बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब टेस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। बेटा देखो 30% ये हो गया, 30% ये, बाकी बचा 40% जो आपका टेस्ट होता है। भाई 40% बिना टेस्ट के कुछ नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन आंकनी पड़ेगी। जो आप पढ़ रहे हो कहीं सर के ऊपर से तो निकल के नहीं जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो कहीं क्या उसका कोई आपको यूज दिखाई दे रहा है, या सिर्फ पढ़े जा रहे हो, लगे पड़े हो गधों की तरह। नहीं, ये काम नहीं करना है। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर टेस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और देखो टेस्ट मेरे अकॉर्डिंगली वीक में वीकली टेस्ट होने चाहिए। आपने जैसे मान लो आपके, मैंने बोला कि आप कोई कोचिंग में हो, उस कोचिंग में वीकली टेस्ट अभी नहीं हो रहा, उसमें यूनिट टेस्ट हो रहा है, ठीक है, चलो मान लेते हैं हमारी कोचिंग में यूनिट टेस्ट हो रहा है। बट वीकली का मतलब क्या मैम? आप तो वीकली नहीं करवाते, खुद से तो लगा सकते हो ना वीकली टेस्ट। मैम कैसे लगाएं खुद से वीकली? क्यों? आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ किताबें हैं। आपने आज सेलेक्ट कर लिया कि मैंने इस किताब में से, इस टॉपिक में से 15 क्वेश्चंस आज बैठ के करने हैं टेस्ट की तरह। तो क्या ये काम आप खुद से नहीं कर सकते? क्या आपको इसमें टीचर की रिक्वायरमेंट है? टीचर की रिक्वायरमेंट यहां पर है, इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है। दूसरा प्रैक्टिस में है, जब कोई डाउट आए तो मैम हमको सॉल्व करके बता दे। बट टेस्ट में रिक्वायरमेंट टीचर की नहीं है, टेस्ट में रिक्वायरमेंट इन दोनों में जो आपने सीखा वहां आप कितना उतार रहे हो, दैट इज द टेस्ट। तो वीकली आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन एंड फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, ये मुझे वीक में करने हैं। एक किताब ले लो, कोई किताब में से आप उसमें छांट लो कि ये 15 क्वेश्चन मैं संडे को करूंगी या संडे को करूंगा। तो आप एवरी संडे अपना टेस्ट डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक जो आपको एक वीक में पढ़ाया गया है, उस वीक में पढ़ाए हुए से कितने टेस्ट यानी कि कितने क्वेश्चंस आप बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे, एक विदिन अ टाइम लिमिट सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपने पूरे एक हफ्ता प्रैक्टिस किया, आपने बहुत सवाल लगाए, बट विदिन अ टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम लिमिट जो है ना बेटा
टाइम लिमिट सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा एग्जाम के अंदर। तो टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला कि 15 15 और 30 कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। तो 60 क्वेश्चन के लिए आप 60 मिनट डिसाइड कर लो, है ना। 60 क्वेश्चन के लिए ओनली 60 मिनट, पर मिनट आपको एक, पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिल गया, और वही आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो अब आपको अपनी टाइम लिमिट सॉल्व करनी हो, देखना है कितने स्कोर आप कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने टेस्ट दिया उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस, है ना। अगर आपने ये नहीं किया बेटा तो आपका टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता कि आपने 60 मिनट में 60 क्वेश्चन किए कि नहीं किए, और किए तो कितने गलत किए, गलत हुए तो क्यों गलत हुए, है ना। और ये सब कुछ एनालिसिस के अंदर आना चाहिए। तो संडे आपको अपने आप को इधर देना पड़ेगा। मैं कोई वीकली आपको ये नहीं बता रही इतने घंटे पढ़ो, या चलो इतने घंटे भी पढ़ रहे हो, ये नहीं बता रही कि आप सब्जेक्ट को इतना घंटा दो, इतना घंटा दो, इतना घंटा नहीं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आपको डिसाइड करनी है। आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, देन यू कैन शिफ्ट योर इंटरेस्ट या शिफ्ट योर टाइम एंड अनदर सब्जेक्ट जो आपका वीक है ना। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। आई विल नॉट टेल यू कि आपको इतना घंटा इस सब्जेक्ट को देना, इतना घंटा। ये टाइम टेबल आप बनाइए, अपने अकॉर्डिंग सेट करिए। हाँ, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बेटा आप लगभग पूरे महीने के पूरे एक दिन में आप लगभग 6 से 7 घंटा जरूर पढ़िए। ये आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा। अब उस 6 से 7 घंटे में आप कितना घंटा फिजिक्स, कितना घंटा केमिस्ट्री, कितना घंटा बायोलॉजी, और कैसे उसको टाइम मैनेज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट था 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट रेस्ट लो। मैं इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं मानती, कभी नहीं मानती, क्योंकि यार फिजिक्स अगर मैं पढ़ने बैठ गई ना तो 45 मिनट में तो कुछ होगा ही नहीं, और बीच में फिर 15 मिनट का ब्रेक, समझ रहे हो। ब्रेक मतलब फोन चला रहे हैं, खाने पीने चले गए, पूरा खत्म 45 मिनट जो आपने पढ़ा। मैं इस कॉन्सेप्ट को खासकर साइंस के बच्चों के लिए कभी भी अप्लाई करने को नहीं बोलूंगी। जहां पर इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन, जहां पर इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी, जहां पर इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, है ना, वहां पर इन बच्चों के लिए 45 मिनट वाला जो रूल है दैट इज नॉट द करेक्ट, है ना। आपको अगर 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे लगातार पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए 2 घंटे, उसके बाद आप रेस्ट करिए। तो एटलीस्ट आपने 2 घंटे का काम कंप्लीट किया है। आपने डिसाइड किया कि मुझे 15 क्वेश्चन इन 2 घंटों में लगाने हैं, 20 क्वेश्चन इन 2 घंटों में लगाने हैं, और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप वो 2 घंटे सॉल्व करके ही वहां से उठिए। उससे पहले उठने का कोई मतलब नहीं बनता। इज दैट क्लियर? तो ये जो 45 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है जो बोलते हैं सब लोग, उसको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से सेट कीजिए। इज दैट क्लियर? तो ये आपको 3 पोर्शन, मैंने 3 पिलर्स बताए हैं प्रिपरेशन के, और इन तीनों पे आपको खासकर पूरे साल ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके आप नीट का ये जो स्कोर आपको डिसाइड करके मैंने दिया है वो आप क्रैक कर पाओगे, उसके लगभग बराबर पहुंच पाओगे, है ना। क्लियर? समझ में आगे सभी को? अब आगे बात आती है कि मैम यहां पर आपके पास जो वीकली रूटीन है वो क्या होना चाहिए। देखो वीकली रूटीन में आपको बता देती हूं, 6 से 7 घंटे डेली पढ़िए, ये मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बोला। एवरी सैटरडे रिवीजन को रखिए, एवरी सैटरडे जो आपने थ्रू आउट द वीक पढ़ा है उसका रिवाइज करना है। संडे आपको वीक टेस्ट डे रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि आपको टेस्ट लगाने हैं, वीक में टेस्ट लगाने जरूरी होते हैं। एंड एनालिसिस योर टेस्ट। फोर्थ इज आपको अपने टेस्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये आपको संडे टू संडे, ये 2 काम संडे में ही करना है। हर सैटरडे रिवीजन को दीजिए, जो आपने थ्रू आउट द वीक पढ़ा है रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नया पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। दिस इज नॉट द प्रिपरेशन, है ना। दिस इज तो फिर ये वो काम हो गया कि लगे पड़े हैं, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, है ना, ये तो वही काम हो गया। तो आपको लगना है तो एक मेहनत के साथ, एक टाइम टेबल, एक तरीके के साथ काम करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका गोल्डन रूल्स क्या होने चाहिए। देखो गोल्डन रूल्स में आपको बता दूं, डोंट कीप चेंजिंग बुक्स और कोचिंग मटेरियल। बार बार किताबों को मत बदलिए। बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, आप मल्टीपल किताबों से क्वेश्चन लगा सकते हो, बट मल्टीपल किताबों से कॉन्सेप्ट मत पढ़िए। कॉन्सेप्ट या तो टीचर से पढ़िए या फिर किसी एक किताब को फॉलो करिए। क्लियर? आप क्वेश्चन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हो, बट नॉट फॉर द कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? दूसरा, रिवाइज मोर देन यू रीड, है ना। रीड मत करो। देखो मैंने आपको क्लास में भी कई बार बोला है कि आपको रिवीजन
पढ़कर नहीं करना, रिवीजन समझ के करना है कि प्रज्ञा मैम ने क्लास में उस टाइम पर क्या बताया था इस टॉपिक के अंदर, वो रिकॉल करना पड़ेगा। दैट इज द रिवीजन। और रिवीजन का मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, इससे मैं मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बना सकता हूं, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, ये रिवीजन के अंदर आता है। आपको रीड नहीं करना है, रिवाइज करना है। तीसरा, सॉल्व दीज क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको क्वेश्चन डेली लगाने पड़ेंगे। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड तुरंत के तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद ट्रीट एवरी मॉक टेस्ट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। वही मैंने आपको बोला कि हर संडे टू संडे आपको क्या करना है, 3 काम करने हैं। टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, और तीसरा आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ आपको प्रिपरेशन करना नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक स्मार्ट प्रिपरेशन है। स्मार्ट प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप विद इन अ टाइम लिमिट कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कम से कम 7 से 8 घंटा सोइए, है ना। ऐसा कोई मैं आपको ये नहीं बोली नहीं आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, वो करने की जरूरत नहीं है। आप 7 से 8 घंटा अपने आप को फिजिकली अपना रेस्ट दीजिए, एंड ताकि आप फिर अगले दिन क्लास में एक एक्टिव मोड में आ पाओगे। अदरवाइज नहीं तो फिर आपको घुचपोच हो जाएगी, और फिर जब आपकी तबियत खराब होगी तो फिर फर्क आपको भी पड़ेगा और हमें भी पड़ेगा, है ना, कि बच्चा क्लास नहीं आ रहा, बच्चा क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें नहीं, अगले दिन की फिर 2 दिन की पढ़ाई खराब हो गई, वो नहीं करना है। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है अपने अपने शरीर को देने की कि मैं इतने घंटे रेस्ट करना ही चाहिए मुझे, तब मेरा शरीर एक्टिव मोड में आएगा, तो आप उतने घंटे रेस्ट दीजिए। हर एक की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और हर एक की बॉडी अलग तरीके से अपना रेस्ट मांगती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। आई थिंक आपको मैंने बहुत अच्छे से इस चीज क्लियर कर दी कि आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैम इसमें एक चीज और ऐड ऑन करिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि मैम इसमें ये चीज और ऐड ऑन करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, हमारा और आपका एक ही एम है, आपको किसी एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना। एम हम दोनों का मिलकर है। तो अगर जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर सकती हूं, मुझे रिजल्ट में भी उतनी मेहनत चाहिए। अगर आप उतनी मेहनत नहीं, देखो टीचर आपको सिखा सकता है, आपको कंसेप्ट बता सकता है, पढ़ा सकता है, पर टीचर आपकी स्किल्स डेवलप नहीं कर सकता। टीचर्स आपको प्रैक्टिस आपके घर कराने नहीं जा सकता। अगर मान लो मैंने आज बोला कि बेटा 10 क्वेश्चन करके लाने, 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से करके लाने, अब आप अगले दिन नहीं करके लाए, तो इसमें गलती टीचर की नहीं है, इसमें गलती आपके, कोई टीचर ने तो अपना 100% दिया, बट आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और आपको तो 100 नहीं, आपको तो 200% रिवर्ट देना पड़ेगा, आपको तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करके लाने पड़ेंगे कि मैम ने ये वाले सवाल भी करवा दो। समझ में आ रहा है? तो ये एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप एक नीट में सेफ स्कोर, एक बढ़िया स्कोर कर पाओगे। तो आई थिंक इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ने आपको थोड़ी हेल्प दी होगी, मदद दी होगी, थोड़ा गाइडेंस दिया होगा, एंड आपके ब्रेन को थोड़ा सिस्टम में लाना सोचा होगा कि सिस्टमेटिक कैसे चलना है। तो चलिए, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहेंगी, आपके साथ मिलती रहेंगी, और भी प्रिपरेशन वीडियोस आपकी सब्जेक्ट वाइज भी आती रहेंगी, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और क्या चीज में हम और एड ऑन कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।